स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। उसमें हम लोगों ने काफी सारे इफेक्ट देख लिया है जो कि हमारे फर्दर अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होंगे, जो बेसिक केमिस्ट्री में हर जगह अप्लाई होंगे। ये वो सारे इफेक्ट थे जिनकी वजह से हमारे केमिकल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी जो है वो चेंज होती है। इंडक्टिव इफेक्ट हो, चाहे रेजोनेंस इफेक्ट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट हो, ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देखा है। आज आपके सामने हम कॉन्सेप्ट लाए हैं जो लिखा हुआ है लीनियर और क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये नाम से ही पता चल रहा है कॉन्जुगेशन है पहली चीज। अब क्या ये सिग्मा बॉन्ड होगा या पाई बॉन्ड होगा? अगर आपको याद हो, हम लोग पढ़ रहे थे हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि लास्ट लेक्चर में देखा। उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो सिग्मा और पाई का कॉन्जुगेशन है। इवन उसका दूसरा नाम भी क्या है, एक सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? बेकर नेथन इफेक्ट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में देखी थी। आज हमको पढ़ना है लीनियर एंड क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इस लीनियर और क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जैसे कि नाम ही बता रहा है, एक में जो कॉन्जुगेशन होगी वो पूरी लीनियर होगी, दूसरे में क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाएगी। कॉन्जुगेशन तो होगी लेकिन क्रॉस होगी। क्रॉस होने का क्या मतलब है? बाई डायरेक्शनल होगी। क्या होगी? बाई डायरेक्शनल होगी। लीनियर वाले में क्या होगा? वो यूनी डायरेक्शनल होगी। यूनी डायरेक्शनल क्या होता है? यूनी मतलब एक और बाई मतलब दो, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो यूनी डायरेक्शनल मतलब किसी एक डायरेक्शन में ही जाएगी, चाहे लेफ्ट टू राइट जाए, चाहे राइट टू लेफ्ट जाए, चाहे अप से डाउन जाए, चाहे डाउन से अप आए, लेकिन किसी भी एक ही डायरेक्शन में जाएगी। वाइल इन केस ऑफ जो क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसमें दो डायरेक्शन में या दो से ज्यादा में भी जा सकता है। जनरली हम लोग दो के एग्जांपल लेके चलते हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए पहली चीज। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्जुगेशन है क्या। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल कर रखे हैं पहले ही जिसमें कॉन्जुगेशन की बात की। अगर आपने एग्जांपल देखा हो 1,3 ब्यूटाडाइन, उसका सबसे बेसिक एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं। कॉन्जुगेशन का सबसे बेसिक एग्जांपल हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन है। अब इसमें हम देखते हैं कि CH2 जो है वो प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड CH, सिग्मा बॉन्ड CH, ये हमने स्केलेटन बना दिया सिग्मा बॉन्ड का। उसके बाद हमें पता है एक एक p ऑर्बिटल, इन सारे कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 है तो p ऑर्बिटल होती कितनी है? 3। एक बच गई, एक जो बच गई वो कैसी होगी, कुछ ऐसे दिखाएंगे उसको। अब ये जो p ऑर्बिटल सारे कार्बन पे एक एक है, इसे क्या बोलते हो? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, बिल्कुल होता है। तो वो चीजें हम बात करेंगे आज। ये रही हमारी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई तो यहां डबल बॉन्ड बन गया, यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई तो यहां डबल बॉन्ड बन गया। ऐसे ही स्ट्रक्चर हम लोगों की देखने को मिलती है। तो ये तो इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सिमिलरली इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होती है। कैसे होगी? वहां पे हम लोग जब देख रहे होंगे तो ये डबल बॉन्ड यहां से हट जाएगा, जैसे ही हटेगा तो नया डबल बॉन्ड कहां बनेगा? वो यहां पे बन चुका होगा। पहली चीज है यही होगा। सिमिलरली एक और स्टेप यहां बनाएंगे, मतलब एक और स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे यहां से। चलिए इसकी बात करते हैं यहां पे पहले। ये हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। अब देखिए पहली कंडीशन क्या हो सकती है, जो हमारा स्ट्रक्चर फर्स्ट है इससे स्ट्रक्चर नंबर सेकंड बन सकती है, या पहले से ही स्ट्रक्चर नंबर थर्ड बनते हुए भी दिखेगी। बस डायरेक्शन का खेल है। यहां पे क्या है, इस वाले में अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आगे मूव करें और ये आगे मूव करें तो इस टाइम पे जो आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा वो क्या होगा, इस जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई तो यहां पे कार्बोकटायन की फॉर्मेशन, और यहां पे पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई तो कार्बन आयन की फॉर्मेशन ये दिखेगी। लेकिन अगर यही रिवर्स हो जाए कंडीशन, अगर यही कंडीशन रिवर्स हो जाए कि ये वाले इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव करें और जो यहां पे प्रेजेंट थे वो यहां पे आ जाएं, ऐसा ही हुआ था।
तो अब क्या देखने को मिलेगा, उस समय कार्बन एनायन की जो फॉर्मेशन होगी, कार्बन आयन की जो फॉर्मेशन होगी वो इस कार्बन पे होगी, और कार्बोकटायन की फॉर्मेशन यहां, क्योंकि यहां वैकेंसी हो रही है, ये दो बन रहे हैं कि नहीं। अब देखिए क्या हुआ, इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन है, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, यही तो हम लोग देखते रहते हैं, और इससे आती है स्टेबिलिटी। ये हम लोग ऑलरेडी रेजोनेंस में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब देखिए क्या हुआ है इसमें, यहां पे क्या है, ये सिस्टम हमारा गया, और इसमें लीनियर या क्रॉस कॉन्जुगेटेड ये सिस्टम हम नहीं बताते हैं, बस ये बोल दिया कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपके सामने कुछ एग्जांपल मैं लाऊंगा तो वहां पे आप अभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सिंपली जब किसी एक चेन में, अगर एक ही चेन में ऐसे, जहां पे मान लीजिए लेफ्ट है ये राइट है, इससे हमारा कॉन्जुगेशन ऐसे 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 एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम बोलेंगे क्या है, ये लीनियर वाला है। लेकिन ये वाला लेफ्ट है, ये राइट है, और ये यहां तक पहले जाए, फिर यहां वापस आए, फिर यहां जाए, ऊपर जाए, इधर आए, मतलब वो डायरेक्शन लेस हो जाए, या जिस हिसाब से कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए वैसे नहीं मिलेगा, तो उसे हम क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, एक मिनट दीजिएगा। इफ ऑल द डबल बॉन्ड्स ऑफ ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम लाई अलोंग ए सिंगल और कॉन्टिन्यूअस पाथ, द सिस्टम इज सेड टू बी ए लीनियर कॉन्जुगेशन। मतलब लीनियर कॉन्जुगेशन कौन सा होगा, जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो सब एक ही डायरेक्शन में हो, लीनियर पाथ मतलब सिंगल पाथ में हो। अगर ऐसे है तो बिल्कुल ऐसे ही हो, यहां पे कोई कट ना मिले, ऐसी रोड जो बिल्कुल सीधी जाती हो, आपको ये इमेजिन करना है, वो कैसी होगी, वो लीनियर होगी, नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन अगर कोई रोड ऐसे जा रही है, बीच में कोई कट मिल जाए जिसको आप टी पॉइंट बोलते हो, या यहां पे दो कट ऐसे मिल जाए जिसको आप चौराहा बोल देते हो, तो ये क्या होता है, इसमें फिर डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए अगर खाली ये डायरेक्शन आपके सामने बनी है, अगर सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूं कि यहां पे डायरेक्शन ये है, अगर आपको जाना है तो क्या करोगे, इस पॉइंट पे खड़े हो तो सिर्फ एक ही रास्ता है, आप इसी पे जाओगे, बिल्कुल इसी पे जाओगे। बट अगर मैं कहूं एक यहां से आपको जाना है, इस पॉइंट पे खड़ा है, आप यहां पे खड़े हैं और मैंने बताया नहीं कहां पे जाना है, तो क्या करोगे आप, यहां तक तो बिल्कुल सिमिलर आओगे जैसे लीनियर वाले में आए थे, बट यहां पे आने के बाद आपके पास इक्वली प्रोबेबिलिटी है कि आप इधर जाओ या इधर जाओ, क्योंकि दोनों एक ही तरह। ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पता है, क्योंकि आपको कोई डायरेक्शन नहीं बताया गया कि जाना कहां पे है। तो इस पॉइंट पे आने के बाद अगर मैथमेटिकली बात की जाए तो 50% चांस इधर है और 50% चांस इधर जाने का है। तो इसकी जो एनर्जी होगी या कैपेसिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। किसी काम को आप 100%, लीनियर वाला कैसा था, लीनियर वाला ये था, यहां से इसको खड़ा किया और डायरेक्ट ये अपने ही पाथ पे चलता जाएगा, कोई बीच में मोड़ ही नहीं आई, तो आपको गाड़ी सीधी चलाते चले जाना है। दैट मींस यहां की प्रोबेबिलिटी क्या है, अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने का 100% है। लेकिन अगर आपने यहां से चलाया इस वाले सिस्टम में, तो यहां पे आने के बाद चांसेस क्या हैं, दो रोडे हैं, दो में एक ही पे तो जाएंगे, किसी एक पे जाएंगे, तो दैट मींस अगर इस पे गए तो एक ये छूट रहा, शायद इसमें जाना रहा होता, अगर आप इधर चले गए तो शायद कहो इधर जाना। मतलब हेड और टेल वाली कहानी है। अगर आप एक सिक्के को उछालते हो, जनरल सिक्का जो होता है, तो उसमें 50% हेड आने के चांसेस होते हैं, 50% टेल आने के चांसेस हैं। ऐसा तो है नहीं कि कॉइन खड़ा रहेगा। वही चीज है, यहां पे आप मूव कर रहे हो तो यहां पे खड़े नहीं हो जाओगे, अपने डेस्टिनेशन तक जाओगे। तो दोनों तरफ जाने की 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है। इस तरह के सिस्टम को क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं, और इस वाले में लीनियर होता है। अब इसको अगर आपको ऑर्बिटल से समझना है तो ये समझ लीजिए, मान लीजिए जो पीछे अभी एग्जांपल देखा था, इसमें क्या है, ये सारे पी ऑर्बिटल है ना, ऐसे ही करके खूब सारे पी ऑर्बिटल लगे हों, ऐसे करके बहुत सारे पी ऑर्बिटल हो, तो इसमें क्या होगा, हमारी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे इसके बीच में हो, इसके बीच में हो, सिमिलरली फर्दर ऐसे हो, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव करे, ये वाली आगे मूव करे, ये वाली आगे मूव करे, तो इस तरह का केस कैसा होगा, ये लीनियर कॉन्जुगेशन में होगा। लेकिन अगर यहीं पे बिल्कुल वही है जो अभी पहले लाइन से समझ रहे थे, अब ऑर्बिटल के व्यू से समझिए कि ये रहा 1 2 3 4 5, या यहां से एक हल्का सा ब्रेक दे दीजिए, ठीक है, इस पॉइंट से ये आप समझ जाइएगा। यहां पे ये रहा। अब देखिए क्या होगा, यहां पे चांसेस क्या हैं, ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये वाला, बल्कि यहां से अगर आप बेटर समझेंगे, एक मिनट,
यहां से इस जगह से गया है, ठीक है। इस वाले कार्बन से कोई दूसरा कार्बन निकला है और इनमें भी डबल बॉन्ड है। अब देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहां पे, ये यहां पे मूव करेंगे, ये वाले जो होंगे, अब इनके पास क्या होगा जानते हैं, इनके पास दो चांसेस हैं कि जाके इस वाले इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएं या इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दें। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे तो ये वाले इधर मूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ये वाले जो, जैसे ये यहां पे आ गए तो एक डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, कार्बोकैटायन यहां बनेगा। लेकिन जैसे ही अब इन इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां जाएं, इनकी कंडीशन कहां है कि इन दोनों के बीच में आके बॉन्ड बना ले। लेकिन ये यहां भी जा सकते हैं और इन दोनों के भी बीच में जा सकते हैं। मतलब ये था ऑर्बिटल व्यू से आपको क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को समझाना। और यहां से क्या रिजल्टेंट आएगा, ये आपके सामने दो डायग्राम दिए हैं, दो स्पीसीजेस दी हैं। अब देखिए क्या होगा इसमें, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कैसे समझना है। ये वाला पाई बॉन्ड है आपका, यहां से आगे मूव करेगा इस पे, और ये वाला फिर आगे मूव करेगा, और ये वाला इसके ऊपर। तो रिजल्टेंट स्पीसीज आपको क्या देखने को मिलेगी, CH2 के ऊपर से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। ये सिंगल बॉन्ड CH है तो यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहां पे पॉजिटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव आसपास आ गए तो यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये हटा देता हूं ऊपर, और यहां पे सीधा सीधा मैं डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखाता हूं। ये ऊपर CH3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, CH3 में कोई कॉन्जुगेशन होगी नहीं, सैचुरेटेड है। आपको पता है कॉन्जुगेशन हम कहां पढ़ते हैं, जो डीलोकलाइजेशन पाई वाले में, हाइपर कॉन्जुगेशन की यहां बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड की रेजोनेंस या उसी की कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं। तो कार्बोकैटायन इधर फॉर्मेशन हो गया, फिर यहां से ये CH और यहां पे डबल बॉन्ड, और ओवरऑल लास्ट में CH2 के ऊपर निगेटिव चार्ज, दैट मींस कार्बन आयन की फॉर्मेशन। बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये था आपका स्ट्रक्चर। जहां पहले डबल बॉन्ड नहीं था वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन चले गए वहां कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन, जिस जगह पे चले गए वो कार्बन आयन की फॉर्मेशन। और ये लीनियर चलता गया, इसमें कोई दुविधा नहीं थी। दुविधा मतलब इसके पास कोई भी सस्पेंस वाली चीज नहीं कि जाएं कि ना जाएं, क्योंकि इनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है और इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर आपको जाना है तो एक ही डायरेक्शन में जाइए। बट अगर आप सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं, अब इस सेकंड स्ट्रक्चर, पहले वाला जो लीनियर वाला है उसमें देख लिया एक ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये कौन सा है, ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है। अब इस सेकंड स्ट्रक्चर में अगर आप कॉन्जुगेशन के स्टेप्स देखने जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, यहां पे दो पॉसिबिलिटी देखने को मिलेंगी। जैसे अभी पीछे ऑलरेडी एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये उसी का ही एग्जांपल है, बस पीछे वाला कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल से देखा था, यहां पे एक्चुअल एग्जांपल ही हम ले लेंगे, जिससे अभी हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पे अगर ये वाला बॉन्ड हमारा रेजोनेंस करना चाहे, ये देखिए ये जो है यहां पे कॉन्जुगेशन में है, और वो कैसे कॉन्जुगेशन में है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होता क्या है, सबसे बड़ी बात तो यही है, जब हमारे किसी एडजेसेंट वाले कार्बन के बीच में p ऑर्बिटल की प्रेजेंस हो तो वहां पे सारी आपस में p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन दिखाती रहती हैं, या कह लीजिए डिस्पर्जन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दिखाती हैं। इससे फायदा क्या है, रेजोनेंस याद कर लीजिए, बताया था कि जितना ही इलेक्ट्रॉन कहीं पे डिस्पर्ज होता है, कहीं पे हमारा चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्ज होता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतना सिस्टम स्टेबल होता है। तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए ये वाला डबल बॉन्ड हमारा है, इसको रेजोनेंस कराएंगे तो क्या होगा, एक बार यहां आएगा, जैसे ही यहां आएगा तो क्या कंडीशन है कि इसके ऊपर देखिए सबसे पहले तो CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सबसे पहले आ गया। अब ये कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज हमको दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद देखिए इसके पास दो प्रोबेबिलिटी हैं कि ये वाला इधर मूव करे, मतलब यहां से ऐसे मूव कर जाए तो उस समय स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बनता दिखेगा, ये यहां पे आएगा, ये डबल बॉन्ड CH होगा, और ये बॉन्ड टूट रहा है तो यहां भी CH ही रहेगा। एटम तो ट्रांसपोज नहीं होते, आपको पता है रेजोनेंस जब भी होती है सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक जगह से दूसरी जगह होता है, एटम डिस्प्लेस नहीं होते हैं। एटम अगर डिस्प्लेस होने लगेंगे वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। ये हो गया, और इधर तो कोई चेंज आया ही नहीं, तो एज सच हम लोग एग्जांपल उतार देंगे। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, देखिए दूसरे में अगर यही वाला पाई बॉन्ड हमारा नीचे आए लेकिन रेजोनेंस इस साइड शिफ्ट हो जाए, उस समय क्या देखने को मिलेगा, यहां पर उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है क्या देखने को मिलेगा, यहां पे CH2 हो जाएगा,
ये निगेटिव है, ये डबल बॉन्ड तो टूट गया है और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये और ये फिर से कार्बोकटायन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और इस वाले सिस्टम में कोई चेंज नहीं देखने को मिले था, तो जैसे था वैसा ही रहेगा। यहां पे जैसा था, ये ऑलरेडी देखिए सारे डबल बॉन्ड की वैलेंसी पूरी है, सब कुछ है। लेकिन यहां कहना क्या चाहता हूं, दैट मींस अगर आप नोट करो तो देखिए क्या हुआ है, इस वाले डबल बॉन्ड के पास दो पॉसिबिलिटी हैं कि लेफ्ट साइड में जाए कि राइट साइड में जाए, बट इन दिस केस कोई पॉसिबिलिटी नहीं। चाहे इसके लिए लीजिए, चाहे इसके लिए ले लीजिए, मतलब एक कॉर्नर से शुरू करना है आपको, यहां से अब इसके लिए नहीं देखिए कि इधर जाना है, मतलब लीनियर वे में चलता चला जाएगा, लीनियर वे में चलता चला जाएगा। चाहे इधर से एग्जांपल यहां से देख लिया है, अब यहां से अगर आप देखते इस वाले से, तो वैसा ही यहां से भी आता। कैसे आता देखिए, यहां पे आने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे मूव करी है, अब उसके बाद इसके पास दो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव करे इस साइड, ये या ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी आगे मूव करे। ओवरऑल क्या है, यहां पे जितनी भी एनर्जी लगनी है सिर्फ यूनिडायरेक्शनल में लगनी है। पूरा काम शिद्दत से एक ही तरफ अगर आप करते हैं तो सक्सेस मिलना तय है। लेकिन यहां पे क्या है, ये दोनों दुविधा में फंसा हुआ है, दो नाव पे अपनी सवारी कर रहा है कि लेफ्ट साइड में जाना है, राइट साइड में जाना है। इसी की वजह से इसका नाम क्रॉस कॉन्जुगेशन पड़ गया है। चलिए, सिर्फ वही एग्जाम्पल नहीं है, दैट मीन्स हमारी खाली जो साइक्लिक पॉलीन्स हो या कुछ भी या कोई भी पॉलीन हो, खाली पॉलीइन ही हमारी खाली एग्जाम्पल नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पे लीनियर एज वेल एज क्रॉस कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा कीटोइन का। कीटोइन क्या होते हैं याद रखिएगा, कीटोन्स के साथ में जब हम एल्कीन को पढ़ते हैं वो हमारी कीटोन्स होती हैं। अगर आप यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, यहां पे मैंने बता भी रखा है एग्जाम्पल में, स्ट्रक्चर 1 रिप्रेजेंटेड लीनियर कॉन्जुगेटेड ट्राइन सिस्टम, वाइल स्ट्रक्चर 2 इज रिप्रेजेंटेड क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जो कि मैंने यहां पे ये वाला है स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, ये आपको दिखा दिया है। उसके बाद क्या है, इसमें देखेंगे ये स्ट्रक्चर नंबर 3 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 4 है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ पोजीशन ऑफ कार्बोनिल। जब सारे पोजीशन सेम हो, सब कुछ सेम है, क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ कार्बोनिल। यहां पे देखोगे तो टर्मिनल पोजीशन में है, यहां पे क्या है, इन बिटवीन पोजीशन पे है या इंटरनल पोजीशन पे दे रखा है। तो इसके क्या होगा, देखिए वही चीजें जैसे पीछे पढ़ के आए हैं। सिमिलरली जब डबल बॉन्ड मूव करेगा तो ये यहां पे और उसके बाद ये इसके ऊपर चला जाएगा। ऐसा ही होता है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा रेजोनेंस इस साइड से भी होगा और इस साइड से भी होगा। क्रॉस के कॉन्जुगेशन में है, इधर से भी और इधर से भी। इसमें दोनों एल्कीन एक ही तरफ मूव करेंगी, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी और तब कार्बोनिल पे जाएगा। इसमें क्या है, एक लेफ्ट साइड से कॉन्जुगेशन करेगी, दूसरे राइट से करेगी। ये चीज आपको समझना है, सिर्फ और सिर्फ बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें कठिन सी चीज नहीं है। पॉलीन्स की ही तरह जो इन ओन होता है, इनोन कह लो या कीटीन्स कीटो इनोन कह दो, उसमें क्या है, जब बात कर रहे हो इन ओन की, यहां पे मतलब इन का मतलब एल्कीन, ओन का मतलब कीटोन, तो उसी को बोला गया है कॉन्जुगेटेड कीटोन्स। ये सिंपल सा समझना है। उसमें भी आपको जो लीनियर और क्रॉस कॉन्जुगेशन है वो इजीली दिखती हुई दिख रही है। इफ टू और मोर डबल बॉन्ड्स लाई ऑन ए वन साइड ऑफ द कीटो ग्रुप, इट इज सेड टू बी ए लीनियर कॉन्जुगेटेड। थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक चेन में है, एक लाइन में है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनके पास कोई ऑप्शन ही ना हो। जैसे यहां पे है, कोई ऑप्शन नहीं, यहां मूव करते चले आ रहे हैं सामने तक। लेकिन यहां पे क्या है, ये मूव करके यहीं पे रुक जाएगा और ये वाला मूव करके यहीं रुक जाएगा। मतलब एक तो लेफ्ट साइड से आ रहा है, दूसरा राइट साइड से आ रहा है, दोनों जस्ट अपोजिट हो गए। तो यहां पे वही चीज हो गया ना कि दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं, और ये दोनों एल्कीन, ये भी इसी साइड आ रहा है और ये वाला भी इसी साइड आएगा। तो इनका काम क्या है, इसकी वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आती है सिस्टम में। याद रखिएगा क्यों ऐसा होता है, इसका भी मैं एग्जांपल बता देता हूं। और यहां पे मैंने लिख दिया है कि जो सिंस बोथ क्रॉस कॉन्जुगेटेड पॉलीन एंड इनोन कंटेन ब्रांच्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम, देयरफॉर टू isomeric polyenes of the inone are cross conjugated system has lower resonance energy। इसको अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं तो कह रहे हैं कि जो लीनियर कॉन्जुगेटेड पॉलीइन हो, मतलब जो ट्राईइन पढ़ा है हमने वो हो,
चाहे पॉलीइनोन हो, हमारा जो पॉलीइनोन मतलब एल्कीन और कीटोन हो, अगर वो लीनियर होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे। क्रॉस कॉन्जुगेटेड हो उतना ही हो तो कौन होगा, क्रॉस कॉन्जुगेटेड वाले की एनर्जी कम अच्छी होगी, मतलब वो कम स्टेबलाइज होगा। रीजन कुछ और नहीं है, मैंने आपको बताया था कि बेंजीन के केस में रेजोनेंस एनर्जी आपको कितनी देखने को मिलती है, 151 किलो जूल पर मोल, ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप बात करते हो 1,3 ब्यूटाडाइन के केस में तो उस समय आपको देखने को मिलती है नियर अबाउट 12.5 किलो जूल पर मोल। इससे डिफरेंस क्या कहेंगे सर, देखिए यहां पे जो पाई बॉन्ड है 6 कार्बन पे डिलोकलाइज करते हैं, बट 1,3 ब्यूटाडाइन में 4 में। दूसरी चीज है ये इधर गए फिर वापस आए, इधर गए वापस आए, लेकिन बेंजीन के केस में यूनिडायरेक्शनल घूमते रहते हैं, रिंग करंट टाइप की बनाते रहते हैं, एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं, पहले आगे गए फिर पीछे आए, कॉम्प्लिकेट कर लिए प्रोसेस। दूसरी चीज है ये 4 लोगों पे ही डिलोकलाइज हो रहे हैं और ये 6 पे। इसका एग्जांपल जब रेजोनेंस पढ़ा रहा तो मैंने बताया था कि एक बच्चा 10 बुक्स कैरी करे और एक बच्चा अपने 4 दोस्तों को और बुला ले, टोटल 5 हो गए, और 10 बुक्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगा 2-2 बुक्स आएंगी ईच इंडिविजुअल। और जो एक बच्चा अकेले 10 बुक्स उठाया हुआ है तो बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल फील करेगा। वैसे ही जब कम लोगों के ऊपर डिफ्यूजन हुआ है तो कम स्टेबल हुआ है, एनर्जी भी बता रही रेजोनेंस एनर्जी, और जब ज्यादा लोगों पे डिफ्यूजन हुआ है, डिलोकलाइजेशन हुआ है तो एनर्जी भी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा ही, दैट मींस ज्यादा स्टेबिलिटी आई। सिमिलरली जब हम बात करेंगे यहां पे लीनियर वाले में, लीनियर वाला कौन सा, ये रहा, तो इसमें क्या है, यहां पे देखिए अगर हमारा ये वाला चार्ज है तो क्या हुआ, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता चला जा रहा है और पूरी एनर्जी एक डायरेक्शन में लगा रहा है। लेकिन अगर आप बात करते हो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तो वो एक तरफ 50% और दूसरी तरफ 50%, मतलब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिवीजन हो गया, दैट मींस ये वाला जीत जाएगा इस वाले का कंपैरिजन में। रीजन देख रहे हैं आपके सामने, इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर आपको करना है तो, नहीं करना है तो तब भी आपको एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है, लेफ्ट चला जाऊं या राइट चला जाऊं, 2 पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसकी एनर्जी कम डिक्रीज होती है और इसकी ज्यादा डिक्रीज होती है, या कह लीजिए ये ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आप जब भी जीओसी के क्वेश्चन करोगे, लेकिन याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको एक्सटेंडेड, एक और इसका नाम लीनियर कॉन्जुगेशन वाला जो होता है इसको एक और नाम से बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, दैट मींस यहां से ये एक्सटेंड हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, लेकिन ये वाला क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये दोनों कंपेयर तभी करोगे द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, नोट करके लिख लीजिएगा कि क्रॉस कॉन्जुगेटेड वाला भी जीत सकता है जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इससे ज्यादा हो। इसके पाई बॉन्ड 3 है, इसमें भी 3 है, तब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन या लीनियर कॉन्जुगेशन हमेशा जीतेगा। लेकिन अगर आप बोल दो कि यहां पे तो हमारे 3 एल्कीन है या 3 पाई बॉन्ड है, यहां पे 4 या 5 हैं, तब कौन जीतेगा, तब आप एक भी पाई बॉन्ड ज्यादा हो तो तुरंत इसको टिक मारना, क्योंकि सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या होती है कि पाई बॉन्ड या नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसके ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेंस में बताया भी था ये चीज, वही चीज यहां पे भी है। तो जब दोनों चीजें बराबर हैं तब आप एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन या लीनियर कॉन्जुगेशन को ज्यादा स्टेबिलिटी बताओगे या स्टेबल कंपाउंड बताओगे। बट जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर बढ़ रहे हो तो उस केस में फिर आपको क्रॉस वाले में ही बताना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसमें ज्यादा है तो उसमें तो ऐसे ही ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ने से और हाई स्टेबल हो जाएगा क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।